Hello everyone and welcome back to the channel. Today we will start the journey of class 12 BST with chapter 1 Nature and Significance of Management. In this chapter we will learn some basic concepts of the term management, or you may say the basic concepts related to term management. So let's begin the video. So first of all, management क्या है? What is management? So, management is the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Yes, guys, management is a process of getting things done. ये एक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट कोई एक स्पेसिफिक चीज नहीं है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. ये 5 एलिमेंट्स का या 5 इसके फंक्शंस हैं. डिफरेंट 5 फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इन 5 फंक्शंस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो एक प्रोसेस बनता है जिसे हम मैनेजमेंट टर्म कहते हैं. इसलिए यहाँ पे लिखा गया मैनेजमेंट इज द प्रोसेस. सो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम हमने गोल्स, जो हमने टारगेट जितने हमारे टारगेट गोल्स हैं उन्हें अचीव कर सकते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. अब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवली का मतलब होता है कि जितना टाइम हमें दिया गया है उतने ही टाइम में सही काम करना. और एफिशिएंटली का मतलब होता है मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना. यानी कि कम से कम रिसोर्सेस यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी करना. अब मैनेजमेंट हमारी हर जगह यूज होती है, चाहे वो हमारा घर हो, ऑफिस हो, प्रोफेशन हो, चाहे बिजनेस हो. यहाँ मैंने कई सारे जाने माने ऑथर्स की दी गई डेफिनेशन या जो भी उन्होंने अपने हिसाब से मैनेजमेंट को सर्च करके या उस पर रिसर्च कर डेफिनेशन क्रिएट करी है या डिस्कवर करी है, वो मैंने यहाँ पे दी हुई है, इस वीडियो में प्रेजेंट की हुई है. तो सबसे जो फेमस है या फिर जो सबसे इजी है वो है मिस्टर जियोर्ज टेरी की दी हुई डेफिनेशन मैनेजमेंट की. और मोस्टली स्टूडेंट्स, जहां तक मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस में, अब तक इस डेफिनेशन को नहीं तो ऊपर लिखी जो मैंने लिखी है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, इन दो में से किसी एक को याद करते हैं. वैसे इसे याद करना इतना जरूरी नहीं है, समझ लो वही काफी है. क्योंकि कोई आपसे एग्जाम में मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछने ही नहीं वाला, इतना आसान क्वेश्चन कभी आता ही नहीं है. हाँ, एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकता है अगर बहुत ही आसान पेपर आ गया कभी, तो वो भी बहुत कम चांसेस हैं डेफिनेशन आने के. सो यहाँ पे जियोर्ज टेरी की डेफिनेशन भी हम एक बार पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको मैनेजमेंट का कंसेप्ट और क्लियर हो जाए. मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग, यूटिलाइजिंग इन ईच बोथ science and arts and followed in order to accomplish predetermined objectives. ये देखिए यहाँ पे predetermined objectives, यानी कि जो objectives हमने predetermine कर रखे हैं, यानी कि जो हमने पहले से ही सेट कर रखे हैं, उन objectives को अचीव करने के लिए हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसमें प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, एक्चुएटिंग यानी कि स्टाफिंग और डायरेक्टिंग. एक्चुएटिंग यहाँ पे स्टाफिंग और डायरेक्टिंग को बताया जा रहा है और कंट्रोलिंग की जाती है. इन पांचों एलिमेंट्स के बारे में हम इसी चैप्टर में आगे की वीडियोस में बहुत डिटेलिंग में पढ़ेंगे. इन 5 टर्म के ऊपर स्पेसिफिक चैप्टर्स भी बनाए गए हैं आपके कोर्स में, क्लास 12 के कोर्स में, और इस चैप्टर में इनका एक ब्रीफ डिस्कशन भी किया गया है. सो
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस क्यों है। अगर कोई आपसे पूछे तो आप इसका जवाब दे पाएंगे अब कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals effectively and efficiently। अब यहाँ पे काफी लोग effectively and efficiently के बीच में कंफ्यूज हो गए होंगे, तो एक बार इन दो टर्म्स को भी हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं एक डिफरेंस के थ्रू। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो effectiveness versus efficiency। सबसे पहले डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। effectiveness, it refers to completion of task on time। effectiveness का मीनिंग होता है किसी भी टास्क को दिए हुए टाइम में ही कंप्लीट करना। जैसे कि आप एक ऑफिस में काम करते हो, आपका बिजनेस है, आप किसी कंपनी में काम करते हो जिसका बिजनेस है टॉय मैन्युफैक्चरिंग का, ये समझ लो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग है, किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग का, और आप सेल्समैन हो। आपको मार्केट कैप्चर करना, यानी कि टारगेट कवर करने को क्या दिया गया कि आपको 200 चीजें 200 प्रोडक्ट बेचने ही बेचने हैं या 200 कस्टमर बढ़ाने ही बढ़ाने हैं। ये आपका टारगेट हो गया एक मंथ के अंदर अंदर, ठीक है। और ये आपका जो टारगेट का स्पेसिफिक टाइम है वो एक मंथ हो गया, और जो टास्क है आपका वो है 200 प्रोडक्ट की सेल करना और 200 कस्टमर को बढ़ाना, यानी कि नए कस्टमर जोड़ना और प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करना। सो अगर आप इस टास्क को विद इन गिवन टाइम यानी कि 1 मंथ में कंप्लीट कर लेते हो तो आप एक इफेक्टिव सेल्समैन हो। इफेक्टिवनेस का मतलब यही होता है कि किसी भी दिए हुए काम को टाइम पे कंप्लीट करना। वहीं पे एफिशिएंसी का मतलब होता है इट रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ टास्क with minimum cost with no wastage of resources। ये इफेक्टिवनेस को ही आगे थोड़ा सा फर्दर एक्सपैंड कर दो कि काम तो कंप्लीट आप करोगे, लेकिन जो काम आप कंप्लीट कर रहे हो वो किसी भी रिसोर्स की एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जो आप यूज कर रहे हो उनकी वेस्टेज के बिना करोगे, कि जो भी रिसोर्सेज आपके अंडर आ रहे हैं वो वेस्ट नहीं होंगे। मिनिमम वेस्टेज की आप कोशिश करोगे और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की कोशिश करोगे, यानी कि मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट भी कहते हैं कुछ लोग इसे। हम आगे पढ़ते जाएंगे। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे ना एक बारी में, तो जो आपकी डेफिनेशन लिखी है इसी को आपके बेसिस के पॉइंट में ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है। डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, फोकस, चारों में सेम पॉइंट लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो बस आप अगर बेसिस भी याद कर लेते हो, उनका डिफरेंस शायद आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये अक्सर पूछा गया है, काफी बच्चों से चीजें पूछी जाती हैं। तो एक बार हम अब ऑब्जेक्टिव की तरफ देखते हैं। इट इज कंसर्न विद द अचीवमेंट ऑफ द रिजल्ट। तो इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव होता है रिजल्ट। एंड रिजल्ट जो है वो कैसा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही पिछली स्लाइड में बताया था कि इट इज रिलेटेड विद एंड रिजल्ट, अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट। ये देखिए, रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम दैट, और यहाँ पे लिखा है इट इज कंसर्न विद द अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट। टास्क ऑन टाइम और अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट दोनों रिलेटेड हैं। जी हाँ, रिलेटेड हैं, क्योंकि है तो सेम ही चीज। नाउ इट इज कंसर्न विद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यूटिलाइजिंग मिनिमम रिसोर्सेज एंड गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट, जो मैं इतनी देर से कहता आ रहा हूँ। इनका ऑब्जेक्टिव यही होता है, मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम बेनिफिट्स को जनरेट करना, यानी कि मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना। नाउ व्हाट्स द पर्पस? प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन ऑन टाइम, टाइम पर सारा काम पूरा करना, जो कि मैं कह रहा हूँ इट refers to completion of task on time। efficiency का पर्पस, प्रोड्यूसिंग टारगेट कंजम्पशन टू इट्स मिनिमम कॉस्ट। इसका पर्पस होता है
जो टारगेट कंजम्पशन है, जितना भी आपका टारगेट है उसको मिनिमम कॉस्ट में पूरा करना। अ फोकस द क्वालिटी ऑफ एंड प्रोडक्ट एंड इट्स कंप्लीशन ऑन टाइम। जो क्वालिटी ऑफ एंड प्रोडक्ट एंड इट्स कंप्लीशन ऑन टाइम, यहाँ पे भी ऑन टाइम। अब एफिशिएंसी में इट फोकस ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम का मीनिंग होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन, आई मीन प्रॉपर। ऑप्टिमम का पर्टिकुलर मीनिंग ही पर्टिकुलर मीनिंग होता है प्रॉपर। ऑप्टिमम का मीनिंग होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जहाँ पे भी ऑप्टिमम आए ना, तो वहां पे समझ लीजिए आप कि उसका मीनिंग है प्रॉपर। बिजनेस में तो प्रॉपर के लिए ही ये टर्म यूज किया जाता है मैक्सिमम 90%। सो देखिए, आप ये चारों पॉइंट्स पढ़िएगा और एनालाइज करिएगा खुद से कि चारों में सेम ही चीज दी गई है। सो let's move on to the next slide. Now we will study about the characteristics, जिसे हम नेचर भी कहते हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आपके एग्जाम में ना, जैसे टर्मिनल एग्जाम जो आपके स्कूल वाले कंडक्ट करते हैं, उसमें आपकी रिवीजन कराने के लिए 12th के बोर्ड्स के लिए आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं। 5 मार्क क्वेश्चंस में व्हाट इज मैनेजमेंट एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ध्यान रखना इन सबको। मैंने यहाँ पे जो चार्ट बनाया है ना, ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, जो ये पिक मैंने यहाँ पे पेस्ट करी है इस स्लाइड पे, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक बार इनको देख लो। कंटिन्यूअस प्रोसेस, डायनामिक फंक्शन, गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन एंड ऑल परवेसिव। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों है। ओके, लेट्स स्टार्ट। कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो व्हाई मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, पढ़कर समझते हैं। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। It means that the process of business management goes on until the company exists, as it helps in achieving the organizational goals. Every manager of an organization has to perform the different functions of management in a series. ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये कभी भी रुकता नहीं है। मैनेजमेंट का प्रोसेस हर जगह चलता ही जाता है। जब तक कंपनी रहेगी तब तक मैनेजमेंट होती रहेगी। चाहे, अब आप देख लो, चाहे कोई चाय की टपरी भी लगाता है ना, वहां पे भी उसको मैनेज करना पड़ता है चीजों को, कि भाई दूध आया कि नहीं आया, पत्ती है कि नहीं, जितने भी हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए कि नहीं। कस्टमर की एम्बियंस के लिए, जैसे बैठने के लिए कुछ लोग कुर्सी वुर्सी या एक वो टेबल वगैरह लगा देते हैं कि अगर स्नैक्स वगैरह भी उसने रखे हैं तो कस्टमर आराम से खा पी सके। वो सब मैनेज करना, ये करना, तो वो कभी रुकता नहीं है। और उसका गोल अचीव करने के लिए, जैसे कि हमेशा वो चाहेगा कि आज उसके पास ज्यादा कस्टमर आए। ये जो भी उसने गोल सेट किया है, या किसी और बिजनेस में भी हमने गोल सेट किया है, तो हम हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहेंगे। तो उसी के वजह से हमारा जो प्रोसेस है मैनेजमेंट का, वो भी बढ़ता जाएगा लार्ज स्केल पे। जैसे हमने स्मॉल स्केल से स्टार्ट किया, तो हम मीडियम स्केल के बारे में सोचेंगे। अब मीडियम स्केल पे हमारी जो जितनी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बढ़ेंगी। तो प्रोसेस तो कहीं नहीं रुकेगा ना मैनेजमेंट का, चाहे हम स्मॉल से मीडियम पे जाए, मीडियम से लार्ज पे जाए, चाहे कितना भी ऊंचा जाए, हमें मैनेजमेंट एक प्रॉपर चाहिए। इसलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब दूसरा है कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, हाँ,
मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्योंकि जो हमारी जितनी भी हमारे चलो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाऊंगा ये बात. Every organization has a set of predetermined goals or objectives that it aims to accomplish during its existence. Every organization has different goals. Hence, management helps these organizations in fulfilling their goals by utilizing the given limited resources in the best optimum manner. For example, if the objective of Airtel is to add a billion Airtel Extreme customers in a year, then all of its managerial activities will be directed towards the achievement of this objective. अब गोल ओरिएंटेड क्यों है? गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन गोल. एक तरह से आपकी मैनेजमेंट हमेशा ना एक गोल के ऊपर डिपेंडेंट ही रहेगी. जब तक उनके पास गोल नहीं होगा वो मैनेज कर ही नहीं पाएंगे. उन्हें पता ही नहीं है, अगर उनको यही नहीं पता कि उन्हें क्या अचीव करना है, क्या उनका प्री डिटरमाइंड पर्पस है, जैसा जॉर्जिया टेरी ने कहा, तो मैनेज वो करेंगे क्या? भाई आप लेकर बैठ गए, चलो चाय की टपरी खोल ली, चाय पत्ती और दूध लेकर बैठ गए, तो ऐसे ही थोड़ी आपकी दुकान चलने लग जाएगी. सामने से कोई आना भी तो चाहिए. आप शो भी तो करोगे ना कि आपने चाय की टपरी खोली है. वहां पे आप केटली वगैरह ये सब रखोगे ना, लोगों को दिखाने के लिए, या कोई गोल सेट करोगे ना. और यहाँ पे चलो चाय की टपरी का एग्जांपल तो यार मुंह से आज पता नहीं क्यों निकल रहा है मेरे, लेकिन चलो एयरटेल का एग्जांपल देख लो. यहाँ पे जो मैंने लिखा है उस वक्त एयरटेल का था. जैसे एयरटेल एक्सट्रीम है, उन्होंने तय किया कि अब हम एक कितने मिलियन या बिलियन, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, 1 बिलियन हमें कस्टमर बढ़ाने हैं. तो अब यहाँ पे कस्टमर 1 बिलियन से बढ़ने चाहिए 1 साल के अंदर. उनके पास गोल हो गया, तो अब वो गोल पे डिपेंड है और वो उसी हिसाब से काम करेंगे और प्लानिंग करेंगे. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोल करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को. नेक्स्ट, ऑल परवेसिव. ऑल परवेसिव का मतलब होता है ये यूनिवर्सल है. मैनेजमेंट हर जगह यूज होती है, चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ. जैसा कि मैंने आपको कहा कि घर, ऑफिस, बिजनेस, प्रोफेशन, मैनेजमेंट आपकी हर जगह यूज होगी, चाहे आप यहाँ पढ़ भी लो. वैसे इसको बोलकर ही समझाना ठीक रहेगा, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. ऑल परवेसिव में तो परवेसिव का मतलब ही होता है यूनिवर्सल. सो द प्रोसेस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर. देखा, यूनिवर्सल इन नेचर. एवरी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर small, large scale, economic, social, etc., uses the process of management of every level at every level or stage. Besides, the activities involved in management of an organization are common for all, whether it is a social, political, or economic enterprise. So, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑल परवेसिव का मीनिंग. इसको समझाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, क्योंकि अब तक हमने जितना कवर किया है उससे समझ में आ ही जाना चाहिए. मल्टी डायमेंशनल. अब व्हाई इट इज मल्टी डायमेंशनल? मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है अ, जो मल्टीपल डायरेक्शन या फिर मल्टीपल चीजों के लिए वर्क करे. या मैनेजमेंट जो होती है वो खाली एक चीज के ऊपर वर्क नहीं करती, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वर्क करती है. अगर वो एक गोल अचीव कर रही है तो एक टीम बन के कर रही है, और उस टीम के पर्टिकुलर पीपल पे, उसकी वर्किंग स्किल्स पे, और वो जो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं उन सब पर काम करती है. इसलिए वो मल्टी डायमेंशनल है. यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है, मैनेजमेंट इज multi-dimensional process as it does not involve only one activity. The three main activities involved in management are management of work, people,
एंड ऑपरेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब जो भी लोग हमारे पास काम कर रहे हैं या हमारे लिए काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट में जो भी काम हो या हम जो भी काम कर रहे हैं उसे मैनेज करना, इसलिए मैंने तो इस वो आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर। जैसे कि हमने किसी को कोई काम कहा, वो कैसे करना है, कितने टाइम में करना है, ये आ गया मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सेट अप टू परफॉर्म सम वर्क और गोल एंड द मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग these goals or tasks. The work of an organization depends upon the nature of business. For example, work to be fulfilled in a hospital is treating patients, in a university is educating students, etc. Okay? Management of people. अब हमने वर्क तो देख लिया कि हमें कहाँ पे क्या काम करना है, इसको मैनेज करना। अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल कि जैसे हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, वहां पे एचआर को बिठाया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है जो डिसाइड करता है कि यहाँ पे कितने लोग चाहिए, कैसे वो काम करेंगे। अब हम उन पीपल को भी तो मैनेज करेंगे ना भाई। अब जैसे 100 लोगों की रिक्वायरमेंट है, हम 50 को तो नहीं बिठा सकते ना उस काम के लिए। वो दो, एक आदमी 2 लोगों का काम तो नहीं कर सकता ना, हर आदमी के पास इतना वो नहीं होता भेजा कि वो एक भेजे से 2 आदमियों का काम करे। तो 100 आदमियों की नीड है तो हम 100 लोगों को ही बिठाएंगे। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में ये आता है कि पीपल्स को मैनेज करना, पीपल को मैनेज करना, पीपल्स नहीं, पीपल को मैनेज करना। और वर्क में वर्क को मैनेज करना, जो भी काम किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा था पेशेंट को ट्रीट करना हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल में मैनेज होता है पेशेंट को ट्रीट करना, और यूनिवर्सिटी में मैनेज होता है एजुकेटिंग स्टूडेंट्स। ये उनका वर्क है जो वो लोग मैनेज करते हैं। और पीपल में एग्जाम्पल के तौर पे taking care of a group of people and taking care of employees, individuals need। यहाँ पे हम लोग people taking care of a group of people and taking care of group of employee individual needs। हम यहाँ पे लोगों का ही नहीं, उनकी इंडिविजुअल नीड्स का भी ख्याल रखते हैं। जैसे हम लोगों के लिए ट्रैवलिंग सर्विसेज अरेंज करा सकते हैं पीपल के लिए, जिससे कि उन्हें ऑफिस से आने जाने में लेट ना हो या ऑफिस वो टाइम पे पहुंचे और हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, वो और मोर एफिशिएंटली काम करें। जैसे बोनसेस हो गया, ये वो वगैरह वगैरह। पीपल आर द मोस्ट essential assets of an organization and refer to human resources. It is the duty of the management to get the work completed through human resources people by making their strength effective and weakness irrelevant. Managing people have two dimensions, that is taking care of group of people and taking care of employees individuals need। So as I tell you, इसमें थोड़ा अलग लिखा है और मैंने आपको थोड़ा अलग तरीके से समझाया है। इसमें बस इतना ही लिखा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है ह्यूमन रिसोर्सेस को ढंग से यूज करना है, ढंग से मैनेज करना, उनकी जरूरतों को और उनका अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस आर the activities of an organization's production cycle, like purchasing inputs, converting them into semi-finished goods and finished goods. Simply put, management of operations consists of a mix of management of work and management of people, and decides what has to be done, how it has to be done, and who will do it। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में, ऑपरेशंस के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि ऑपरेशंस जो हमने करने हैं, यानी कि जैसे कि हमने एक टास्क डिसाइड कर लिया, तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि इस काम के कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें ये देखना है ऑपरेशन में कि जैसे हमने एक एम डिसाइड किया 5
हमें कंपनी या ना कंपनी की सेल्स इंक्रीज करनी है। अब सेल्स इंक्रीज करनी है तो या तो हमें एडवर्टाइजिंग बढ़ानी पड़ेगी, हमारे सेल्स डिपार्टमेंट को बोलना होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बोलना होगा। हम ये देखेंगे हमें कहाँ कहाँ ऑपरेट करना है, तो व्हाट वर्क हैज टू बी डन। अब हम प्लान करेंगे कि कैसे किया जाए, हाउ इट हैज टू बी डन, और कौन कौन इसे करेगा। तो यहाँ पे हम सारा जितने भी ऑपरेशंस ऑपरेट हो रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं ना, यही कह रहा है वो कि जितने भी ऑपरेशंस होंगे उनको मैनेज करना मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस के अंडर आता है। तो ये मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट के अंदर आ गया। अब डायनामिक फंक्शन, डायनामिक का मतलब होता है बदलते रहना। मैनेजमेंट कभी भी एक तरीके की नहीं रहती, वो हर जगह बदलती रहती है। There are different internal and external factors that affect the working of an organization. An organization has to change and adapt itself on the basis of changing environment to accomplish the organizational goals and objective. Hence, management is a dynamic functions. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैनेजमेंट कभी भी एक जैसी नहीं रहती, समय के साथ चीजें बदलती हैं और बदलती चीजों के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन को उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब जैसे आज आज हम एआई से मोस्टली काम कराते हैं, एआई की मदद से। आज आप देखोगे तो हम लोग एक स्प्रेडशीट पे भी काम करते हैं या डीबीएमएस सॉफ्टवेयर पे भी काम करते हैं, तो उसमें भी एआई का रोल आ गया। आजकल ऐसे कोर्सेस भी आ गए जैसे चैट जीपीटी का नाम आपने सुना होगा, जो आज से 10 साल पहले नहीं था। लेकिन आज से 10 साल पहले जितने भी रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन किए जाते थे वो एक्सेल में किए जाते थे, जैसे लोगों की सैलरी इंक्रीमेंट ये सब का, या उनकी अटेंडेंस तक। एक ऑर्गेनाइजेशन में समझ लो अटेंडेंस ही मेंटेन करनी है, या पोस्ट वाइज नाम ही लिखने हैं कि कौन कौन इस टास्क को करेगा। तो सिंपल टैबुलर फॉर्म में करना होता था तो हम एक्सेल का यूज करते थे। फिर उसमें भी हमें और फॉर्मूलाज या फिर और एडवांसमेंट की जरूरत हुई तो एडवांस एक्सेल आया। धीरे धीरे लोगों ने एडवांस एक्सेल को यूज करना शुरू किया। तो जैसे जैसे चीजें बदलती गई हमने उसके हिसाब से मैनेजमेंट को बदला, अपनी चीजों को मैनेज करने को बदला, अपने कंसेप्ट को बदला, अपने तरीकों को बदला। तो ये वही कह रहा है। आज मोस्ट ऑफ द पीपल एआई का यूज करते हैं हर काम के लिए। तो नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, कोई भी सिंगल आदमी मैनेजमेंट तो कर नहीं सकता। ये सिंगल आदमी का बस की बात है ही नहीं भाई, साफ साफ पता चल रहा है। अब इसमें क्या पढ़ूं मैं, मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अ ग्रुप ऑफ पीपल परफॉर्मिंग मैनेजरियल एक्टिविटीज। अब मैनेजरियल एक्टिविटीज आर प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये किसी एक आदमी के बस की बात है ही नहीं, ये सारे फंक्शंस और फीचर्स को करना कंप्लीट। दैट्स व्हाई इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। Next, management is an intangible force. Management is a function that cannot be physically seen, but its presence can be felt by watching the orderliness and coordination in the environment and happy faces of the employees when the task is completed. अब जो मैनेजमेंट है वो एक इंटेंजिबल फोर्स है, उसे देखा नहीं जा सकता लेकिन उसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। बस कैसे समझाऊं यार, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, फिजिकली सीन नहीं कर सकते लेकिन उसकी प्रेजेंस को हम लोग फील कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों को देखते हैं, हम लोगों को काम दे देते हैं, हम चीजों को मैनेज ही कर रहे हैं ना एक ऑर्गेनाइजेशन में। समझ लो हमें एक ऑब्जेक्टिव मिला था, समझ लो 500 टारगेट्स कंप्लीट करने का। 500 लोगों के पास जाकर उनको अपना प्रोडक्ट
का सैंपल दिखाने का, तो 500 लोग ये काम कर रहे हैं और हमारा टास्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट हो चुका है। लेकिन 500 के 500 को तो भाई हम कंप्लीट करने में जो काम लगा, लोग लगे, उसका हमने देखा तो नहीं ना सबको कि कौन कैसे काम कर रहा है, कौन कितनी स्पीड में काम कर रहा है। तो हमने उनकी मैनेजमेंट पावर देखी, मैनेजमेंट उनका देखा कि वो कैसे काम कर रहे हैं। तो फिजिकली सीन हमने किया ही नहीं, पर जब उसकी प्रेजेंस हुई, हमारे ये टास्क कंप्लीट हुआ, जब 500 लोगों तक अपना सैंपल पहुंचाना, 500 लोगों को अपना सैंपल ही बेच कर आना अपने प्रोडक्ट का, तो जब उस टास्क की कंप्लीशन हुई तो हमें एक फीलिंग हुई कि हाँ, हमने ठीक से मैनेज किया इस टास्क को, अपने एम तक हम पहुंचे, जो हमने प्री डिटरमाइन करके रखा था उसको अचीव कर लिया इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। सो लेट्स मूव। So now guys, we will discuss about objectives of an of management. So there are three types of objectives. First of all, organizational objectives. With the help of management, every organization sets and achieves organizational goals. The three major organizational objectives are survival, profit, and growth. SPG. इससे भी आप इनको शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हो। SPG है, GSP, ऐसे ऐसे करके। मैं तो GST के उससे याद किया था क्योंकि मेरे टाइम पे GST आ गया था, तो GSP के नाम से आप याद कर सकते हो। मेरे को आसानी से याद हो गया था जब मैं स्कूल में था। तो सर्वाइवल, हर ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही सर्वाइवल होता है सबसे पहले। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, वैसे तो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, उसके अंडर सबसे पहले है सर्वाइवल। सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल। It does so by making positive decisions for the organization with the help of the business management processes. अब अगर हमें डटे रहना है, एक कंपनी को अगर चलना है या बिजनेस में रहना है, तो उसका सरवाइव करना बहुत जरूरी है। उसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट। सरवाइव तो वो कर रही है, तो सरवाइव अगर बिना प्रॉफिट के कर रही है तो खत्म ही हो जाएगी। तो प्रॉफिट भी एक ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक गोल है। Survival is not enough for an organization. It has to earn profit and grow and expand in the future. Hence, every organization has to ensure its profit so that it can cover its cost and risk. फिर growth. Besides earning a profit, an organization has to grow in order to remain in the industry. For this purpose, the management of an organization has to exploit the resources effectively and efficiently. ये 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंडर जो आते हैं। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। एक ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी सबसे पहला जो होता है बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल। उसके बाद आता है प्रॉफिट। सबसे पहले सर्वाइवल कि एक कंपनी को मार्केट में सर्वाइव करना है। उसके बाद प्रॉफिट, सर्वाइव तो करना ही है, साथ में एक्सपैंड भी करना है अपने आप को। सर्वाइवल, प्रॉफिट, और प्रॉफिट के साथ साथ प्रॉफिट अर्न करके ग्रो करना है अपने आप को। इसके बाद आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम ये जानते हैं कि अगर हम जितने भी रिसोर्सेज यूज करते हैं वो सारे सोसाइटी से रिलेटेड कहीं ना कहीं होते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सोसाइटी को इन रिटर्न कुछ दें। वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे जिनके अंदर हम सोसाइटी को इन रिटर्न कुछ देना चाहते हैं, वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते हैं। सच एज
आपके हो गए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्टिविटी, education, spreading education, donations, healthcare facilities, ऐसी ऐसी बेसिक अमेनिटीज, या फिर जैसे भी आप चैरिटी टाइप काम कर सकते हैं जिससे सोशल वेलफेयर हो, वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंडर आता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। अब एक ऑर्गेनाइजेशन से हटकर एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होता है मैनेजमेंट का, जैसे कि as discussed earlier, people are the main asset of an organization having different goals, background and personalities. अब हर ऑर्गेनाइजेशन में हर आदमी के, हर एम्प्लॉय का ध्यान रखना भी जरूरी है, ये मैंने आपको बताया अभी। तो हमने ये तो देख लिया कि हर एम्प्लॉय का भी ध्यान रखना जरूरी है, पर कैसे? हम उनकी हर नीड्स को तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे जैसे तैसे हम उन्हें कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वो सेटिस्फाइड भी रहें और कंपनी के साथ जुड़े भी रहे, कंपनी से लॉयल रहें, ऑर्गेनाइजेशन से लॉयल रहें। वो होती हैं उनकी फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स, गुड गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस और हायर लेवल नीड्स को पूरा करने में मदद करना। सोशल नीड्स में हो गया जैसे उनकी बेसिक नीड्स, जैसे अच्छी सैलरी देना जो वो डिजर्व करते हैं। फाइनेंशियल नीड्स में जैसे कंपनी ने उन्हें कंपनी के कुछ शेयर्स दे दिए हैं, जो आजकल मोस्टली कंपनीज करती हैं, या फिर उन्हें फाइनेंशियली हेल्प कर दी, जैसे कार लोन दिलवाना, ये करना वो करना, जैसे कार लोन, होम लोन दिलवाना, और पैसे आपकी सैलरी से ही डिडक्ट होके फिर आपको मिल जाएंगे, ऐसे हेल्प कर देना। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, अब जैसे कोई बहुत दूर से आता है तो, या फिर कोई लेबर है आपकी, वो ऐसी जगह काम करती है जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत है, फैक्ट्री में आपकी, जैसे केमिकल फैक्ट्री है तो वहाँ पे पॉल्यूशन होने के चांसेस भी बहुत होते हैं, तो उनके हेल्थ चेकअप्स कराते रहना रेगुलरली कि वो फिट है कि नहीं, उन्हें बीच बीच में रेस्ट के लिए छुट्टी देना, आराम देना, और हायर लेवल नीड्स जो उनकी होती है उन्हें पूरी करना। तो आज की वीडियो तो कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई यार, फास्ट फास्ट में देख लेना। बाय द वे, thank you for watching and please subscribe the channel, like the video and comment for further improvement.